अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे वो मेगा स्कैंडल जो गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया समेत हर तबके में ज़ेर बहस रहा। खबर आई कि लाहौर के इलाके इचरा की ज्वेलर मार्केट में 1 अरब रुपए मालियत का फ्रॉड हुआ। पता चला कि ये एक दुकानदार जो साबका अदवार में यूनियन का ओहदेदार भी रह चुका है, अपने साथी दुकानदारों से अरबों रुपए मालियत का सोना लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इस वाक़े पर तकरीबन 20 मुकदमा दर्ज किए। मजीद तहकीकात में सामने आया कि मुलजिम अपना घर, गाड़ियां, बंगले सब कुछ बेचकर बैरून मुल्क फरार हो चुका था। लेकिन अचानक खबर आई कि इचरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस्लामाबाद से इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तौर पर कहा गया कि 1 अरब का फ्रॉड हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इंकशाफ किया कि असल गबन 28 से 30 करोड़ रुपए के दरमियान है। मुलजिम को किस तरह गिरफ्तार किया गया, उसने क्या कुछ किया और पुलिस ने किस हिकमत अमली से उसे काबू किया, ये सब आपको सुनवाएंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा हम्माद हसन की जुबानी। साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो सराफा मार्केट है, इतना बड़ा स्कैम कभी सामने आया? जी, ये पहला ही स्कैम है जो लतीफ़ सेंटर इचरा मार्केट में जो सोशल मीडिया की जीनत बना और उसमें कहा गया कि 20 किलो सोना जिसकी कीमत अरबों रुपए बनती है, वो वसीम अख्तर नामी मदीना ज्वेलर्स जिसकी दुकान थी वो लेके फ़रार हो गया। मगर बात इसके बिल्कुल बरक्स थी। जब आप इस क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूँगा। अच्छा, चलिए ये आप बताइएगा कि बहुत वाकई सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, तमाम मीडिया पर हुआ, क्योंकि जो मुकदमे के मुद्दई थे वो और ख़ासकर जो मार्केट के ओहदेदार थे वो तो यही कहते रहे कि हमारा भी करोड़ों का सामान था, सोना था और कुछ कमेटियां थी, वो इस तरह से हुआ। तो आप बताइए कि सबसे पहले कि गिरफ्तार कैसे हुआ? चले इस बात को हम आगे चल के कर लेंगे कि कितनी मालियत उससे बरामद हुई, असल फ्रॉड कितने का था, गिरफ्तार कैसे किया। लोग तो ये कहते थे कि वो घर भी बेच गया, गाड़ियाँ भी बेच गया, दुकान उसकी किराए पे थी और हर सामान बेच के वो बैरून मुल्क चला गया। जी, मैं एक टास्क पे जो मेरे सीनियर अफसरों ने मुझे टास्क दिया हुआ था, मैं उस पर काम कर रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है वो वाला टास्क भी मैंने कंप्लीट किया। तो मेरे सीनियर अफसरान एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन और डीएजी साहब इन्वेस्टिगेशन ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के कहा कि आपने पहला भी टास्क बड़ा अच्छे तरीके से अचीव कर लिया, तो हमें अब आपकी ज़रूरत थाना इचरा में है। इचरा थाना में एक स्कैम हुआ सोने का, तो अब आपकी पोस्टिंग हमने बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा कर दी है, तो आप जाएं और उस पर वर्क करें। और मैंने डे फर्स्ट से ये वसीम अख्तर पे काम शुरू किया, जिसमें अल्लाह का शुक्र है मेरे सीनियर अफसरान, मेरी सीनियर कमांड टोटल, मेरे डीएसपी, एसपी और मेरे एसएसपी और मेरे सर डीएजी इन्वेस्टिगेशन हम वक्त मेरे साथ रहे और मुझे जो सी भी चीज़ की उनकी ज़रूरत मुझे पड़ी तो उन्होंने मुझे बर वक्त वो चीज़ मुहैया की और उसकी वजह से मैं अपने मुल्ज़म तक पहुँच गया। सबसे पहले मैंने काम शुरू किया कि मैंने इसके तकरीबन 10-12 डिपार्टमेंट्स में मैंने इसके लेटर लिख दिए, जिससे इसका मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना जो था वो बंद करवा दिया। और वो सारे डिपार्टमेंट्स में लेटर लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि ये जहाँ भी अपना शनाख्ती कार्ड या इसकी फैमिली का भी कोई आईडी कार्ड यूज़ होता तो ये इसने वहाँ पकड़े जाना था। इसकी मैंने डाटा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये इस्लामाबाद से अपना मोबाइल इसने 2 फ़रोख्त किए और 2 वहाँ से ख़रीद लिए और उससे पुलिस वहाँ तक पहुँच गई, ये बात उससे बिल्कुल बरक्स है। क्योंकि ये जब इस्लामाबाद जाता है, जाने के बाद ये अपने 2 मोबाइल वाकई एक मार्केट में फ़रोख्त करता और 2 नए मोबाइल लेता और उसमें जो अपनी ये सिम्स डालता है उसका सिर्फ 2-3 दिन का दौरानिया था, जिसमें को तकरीबन 2-3 बंदों से इसने रब्ता किया और इसने उसके बाद अपने जो मोबाइल थे वो डिवाइसों के साथ लगा के व्हाट्सएप का यूज़ करने लग गया। और हमने जो इसका वो वाले दिनों का डाटा लिया उसमें तकरीबन को 2-3 सिर्फ 3-4 बी पार्टीज़ आई
जिनको हमने बिल्कुल टच नहीं किया, अगर हम उनको टच करते तो इस तक 1 सेकंड में बात चली जानी थी और इसने इस्लामाबाद से भी फरार हो जाना था। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपने मोबाइल डाटा जदीद टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया, तो इसमें कितना फैसिलिटेट हुआ? इस्लामाबाद पुलिस का भी कोई मदद इसमें हासिल की गई या आप अपनी मुकम्मल टीम के साथ यहाँ से गए थे लोकेटर लेके लोकेशन? सर मैं 15 दिन मैंने इस्लामाबाद, जब हमारा ये जब इसके एक टाइम के बाद जब इसने मोबाइल फ़रोख्त किया था, वो मोबाइल फ़रोख्त करने के बाद जब उसमें वो दुकान पे पड़ा था, जब किसी कस्टमर ने लेके जाना था तो उसमें सिम ऑन होनी थी। ठीक है। तो वो जब काफ़ी दिनों बाद जब उसमें सिम ऑन हुई तो हमें डायरेक्शन इस्लामाबाद की मिली, तो हम उधर इस्लामाबाद पहुंच गए और जिन्होंने अपनी सिम डाली थी उन्होंने हमें ये बताया कि हमने ये वाला मोबाइल मार्केट से लिया। और जब हम मार्केट पे पहुंचे तो इस्लामाबाद मार्केट वालों ने हमें बताया कि ये बंदा यहाँ अपने 2 मोबाइल फ़रोख्त किए इसने और 2 मोबाइल ले लिए। और जब 2 नए मोबाइल ले लिए तो उसमें आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसने सिर्फ 2-3 दिन के लिए सिम यूज़ की और उसके बाद इसने बंद कर दिया और अपने जो वो मोबाइल थे वो एक डिवाइस के साथ इसने लगा लिए थे। और जो आप कह रहे हैं कि आपको किसी इस्लामाबाद पुलिस ने या कोई और रावलपिंडी पुलिस ने क्या फैसिलिटेट किया, हम डाटे अपने लेते हैं पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा हमारे डाटे को कलेक्ट करने का हमारी CRO ब्रांच DAG सर इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में है। उससे ज़्यादा कम्पिटेंट ब्रांच मेरे नज़दीक, क्योंकि मेरी लाहौर की सारी सर्विस है, उससे अच्छी कोई भी ब्रांच नहीं है। और हमने जो अपना डाटा लेना होता है हम अपने हेड ऑफिस से लेते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो हो गया इसको गिरफ्तार करने का तरीकाकार। अब हमारा साहब ये बताइएगा कि लोगों ने यहाँ पे बड़ी चीखों पुकार की थी, बड़ा वावेला हुआ कि बड़ी तनकीद होती रही कि इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा स्कैम हो गया। जब मुलजिम को आपने गिरफ़्तार किया, फिर इनिशियल उसका क्या स्टेटमेंट था कि एक ऐसा शख्स जो यहाँ पे 2-3 या वक्त की या जितना भी वक्त वो यहाँ पे गुजारता था, नमाज भी पढ़ता था, कुछ सदर गालबन भी वो रह चुका था और अचानक सोना लेके लोगों का वो फ़रार हो जाता है, उसको ज़रूरत क्या महसूस हुई? और फिर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई अरबों रुपये का सोना था। सर ये मेरे सारे सीनियर अफसरान जो है, मेरे सीनियर अफसर हैं, उन्होंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आपको इसका टोटल जो सिलसिला था वो आपको बता चुके हैं। उसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये सदर भी यहाँ का रहा, ये नमाज़ें भी पढ़ता था और देगे पका के भी बेचता था, बांटता था और इसका काम होलसेल का था। ये अकेला यहाँ इस मार्केट में वसीम अख्तर होलसेलर नहीं है, 7-8 इस जैसे और होलसेलर हैं। इनका काम होता है डिब्बे का। इनकी लैंग्वेज में इसको डिब्बे का काम कहते हैं कि जैसे और कोई दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, उनके पास को कस्टमर आता है, उसको जौन सी प्रोडक्ट चाहिए होती है, ब्रेसलेट चाहिए या कोई नेकलेस चाहिए, अंगूठियाँ चाहिए, कांटे चाहिए, तो अगर उसकी प्रोडक्ट उसको कस्टमर को अच्छी नहीं लगती तो वो फिर होलसेलर के पास भिजवा देते हैं और उनसे उसी प्रोडक्ट के डिब्बे मंगवा लेते हैं। ठीक है। वो जब डिब्बे, अगर वो वाले एक होलसेलर के डिब्बों में से उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो फिर रख लेते हैं वो वाली चीज़ और उसके पैसे उनको दे देते हैं, अपनी कमीशन भी रख लेते हैं। ठीक है। इस तरीके का इसका ये काम है। ठीक है। अच्छा अब तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? तफ्तीश में क्या कुछ निकला? जी तफ्तीश में हमने जब इसके ऊपर हमें इसको गिरफ़्तार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी और जब ये वाली चीज़, तो हमें इसका जो मोबाइल EMEs इसकी ट्रैक हुई हैं और वो बिल्कुल वहाँ ही डेड हो गई, क्योंकि उनमें जो सिम्स पड़ी थी हम उसमें 3-4 बी पार्टीज़ आई थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर उसको हम किसी को भी एक पार्टी को टच करते तो वो उस तक बात चली जानी थी। इससे आगे जो डिवाइस का मामला है, जो डिवाइसों के साथ इसने अपने मोबाइल कांटेक्ट किए लगाए उसके साथ और ये यूज़ करने लगा, क्योंकि इसने वहाँ जाते ही कुछ एक रिहाइश पे ये नहीं रहा, इसने कम से कम भी कुछ 4-5 रिहाइशें बदली हैं। और ये जो एक चोर होता है उसके दिल में भी मामला होता है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, ये रिहाइशों को बदलता रहा, गाड़ियों को बदलता रहा। जिस दिन इसको हमने पकड़ा, इसके डाटे जो बिल्कुल स्टॉप हो गए, उसके बाद फिर हमने अपना प्रोफेशनल वर्क से, प्रोफेशनल स्टाइल से मेरे सीनियर अफसरान को हर वक्त मेरे वो लूप में रहे और उनको मैं साथ साथ बताता रहा और जो मुझे चीज़ चाहिए होती थी वो मुझे फैसिलिटेट करते रहे। और बहुत मेहनत के बाद इसका एक हमें
नई अनरजिस्टर्ड सिम जो थी वो भी सामने आती गई, और उनको टोटल डाटे को कंपाइल करने के बाद हम इस स्टेज पे पहुंचे कि ये वाला जो एक नंबर हमें आ रहा है और इसमें ये 2-3 उन्हीं बंदों के साथ आगे से कांटेक्ट में भी है। तो फिर उन सबसे पहले हमने किसी एक बंदे को टच किया और उसको इस तरीके से हमने टच किया कि वो कहीं आगे बात ना करे किसी से। उससे हमने अपने डाटे के मुताबिक इससे टोटल इन्फॉर्मेशन ली और वो हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कलेक्ट निकली, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा रेड नहीं करना चाहता था कि जो हम रेड करते तो ये इसको पता लग जाता और हमें वसीम अख्तर हमारे हाथ में ना आता। तो हमने जब तक मैंने 15 दिन ये मेहनत करने के बाद जो रेड किया, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जब हम उस घर में जाते हैं तो नीचे एक और फैमिली रह रही थी और ऊपर उस घर में ये वसीम अख्तर रिहाइश पजीर था अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ। इसका जो बेटा और इसकी बड़ी बेटी, ये 3 इसके बच्चे हैं। ये अपने बड़े बेटे और बड़े बेटा इसका तकरीबन कोई 1 साल हो गया मलेशिया पढ़ने के लिए गया, और अपनी बच्ची को ये 2 माह पहले अपनी फैमिली के साथ जाकर उधर मलेशिया सेटल कर रहा था पढ़ाई के लिए। और उसके बाद इसने ये स्कैम कर दिया, और ये स्कैम इसने पूरा सोची समझी साजिश के थ्रू किया, और इसने अपनी गाड़ियाँ भी बेच दी और उसके बाद अपने जो घर थे वो भी बेच दिए। तो उसके बाद जब हमने रेड किया वहाँ, तो ये उस वक़्त ऊपर अपने घर में बिल्कुल रह रहा था। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि मैं और मेरी टीम इसको पकड़ने में सुरख हुआ हुआ। ठीक है, हमाद साहब ये बताएं कि अरबों रुपए का जिक्र होता है, तो अरबों रुपये रिकवर कर लिए? सर, अब तक जो हमारे पास टोटल FIRs हुई हैं इसके सोने की, वो 20 FIR हैं, और उनमें जो वेट बन रहा है वो 8 kg है। 20 से 8 kg? जी सर, ओरिजिनल जो 20 FIRs का वेट बन रहा है वो आपको सीनियर अफसरान भी अपनी कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 8 kg है। 8 kg है वो 20 kg वाला, वो जब ये उस वक्त ये हुआ होगा कि जब एकदम को बंदा भागता है तो यूट्यूबर्स और सारे एकदम रश करते हैं, हर बंदा अपने तल्लक वाले को बुला लेता है। तो वो प्रोफेशनल वर्क में प्रोफेशनल जो रिपोर्टर्स होते हैं वो बात की तह तक पहुंचते हैं और उसके बाद अपने चैनल पे वो चीज़ को वायरल करते हैं। मगर जो यूट्यूबर और वगैरह ये ऐसे सारे सोशल मीडिया पे जो भी कोई बंदा है वो अपने थॉट के मुताबिक उसको वायरल करने की कोशिश करता है। 8 kg कितनी मालियत का हो गया? इससे जो सोना पकड़ा गया है वो हमारे पास है, और जो इसने सोना वहाँ जाके ये जितना सोना लेके गया था उसमें से इसने तकरीबन 1.25 kg के करीब वहाँ पिंडी में इसने सोना बेचा था, और वो अल्लाह का शुक्र है कि जो उसकी नेट अमाउंट थी वो हमने रिकवर कर लिया। हमाद साहब, इसके पास जो सोना था वो अगर जो इसने बेचा है वो तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 7 kg इसके पास था? नहीं सर, हाँ, इसके पास तकरीबन 3 किलो सोना था। 3 किलो? 3 किलो सोना था। 3 किलो में से इसने 1.25 किलो के करीब वहाँ पिंडी में बेचा था, और वो हमने रिकवर कर लिया। वो आपने रिकवर, उसके पैसे हमने रिकवर कर लिए, और बाकी सोना इसके पास था जो हम रिकवर कर चुके। ठीक है, और अब क्या तरीकाकार होगा जिनका मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है, जिनका नुकसान हुआ हुआ है, किस तरह उनको पैसा? या सर, जो इतना बड़ा जो कुछ स्कैम होता है उसकी तफ्तीश जो होती है उसमें सिर्फ एक वो मुतलका पुलिस को हमारे सीनियर अफसरान, एक SOP है, उसको एक बंदे पे यानी कि डिपेंड नहीं करते। जो हमारी ऐसे बड़े को हाई प्रोफाइल के जो SOPs होते हैं उसको SOPs को नज़र रखते हुए इसकी तफ्तीश का एक बोर्ड, अफसरान ने एक बोर्ड बना दिया, जिसमें मेरे DSP साहब इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास साहब थे, और दूसरे मेरे DSP साहब काना एजाज टिल्लू साहब थे, और इसमें बोर्ड में मेरे अलावा इंचार्ज निश्तर थे और इंचार्ज गुलबर्ग थे। ये पूरा बोर्ड बना जिसको सुपरवाइज़ किया हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन ने, और सारा काम बहुत क्रिस्टलाइज्ड हुआ, जिसमें हमने अपने साथ ये यूनियन के ओहदेदारान को भी हमने शामिल किया अफसरान की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, और वो सारे मुद्दईयान को ये बोर्ड के सामने, उनकी यूनियन के सामने हमने सारा उनकी थॉरली चीज़ें देखी कि उन्होंने FIR क्या करवाई है और उनका कितना बीच में सोना गया है।
ये सारी चीज़ें बहुत फिल्टराइज्ड करके हमने इसको तफ्तीश को हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साहब मुलजिम को क्या सज़ा मिलेगी? सर, मुलज़िम को सज़ा देना हमारा पुलिस का काम होता है कि हम चालान को बहुत अच्छे तरीके से बना के कोर्ट में प्रेजेंट करें। उसके बाद जो हमारी अदालतें हैं वो जो मुलज़िम होता है उसको सज़ा देना हमारी अदालतों का काम है। मां साहब ये बताएं कि जो लोग कारोबार करते हैं, और पाकिस्तान में ज़्यादा कारोबार ऐसा ही होता है कि जो है एक हवाला या आवाज़ एक जाती है किसी भी मार्केट के बंदे की, इस स्कैम के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन को मद्देनज़र रखते हुए कोई अपने कारोबारी ताजर बरादरी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा अपने, क्योंकि ताजर बरादरी जो है वो सबसे अहम हिस्सा होती है एक गवर्नमेंट के लिए, और ये ताजर बरादरी ये, और ऊपर से ये सोने का, डायमंड का, ये सबसे बहुत कॉस्टली आजकल इनका सिलसिला चल रहा है। देखें, अगर आप ये काम बिज़नेस करते हैं तो आपकी अपनी शॉप्स हैं। अब लोग इसको सोना, कई हमारे जो ताजर हैं वो सरगोदा से हैं, कराची से हैं, जो इसको अपना सोने का जेवर बना के देते थे। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स जो खुद बनाते हैं खुद बेचें, अपनी हड्डियों की मेहनत से अच्छा रिज़्क, अच्छा और साफ़ सुथरा रिज़्क कमाएं। और जो किसी को अपना आप चीज़ें दे के तो आगे से वो बंदा भाग जाए तो फिर जितना उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता तो वो उनके सामने है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पूरी चेन ऑफ कमांड ने मेरा साथ दे के, और पूरी हमने मेहनत की, मेरे और मेरी टीम ने इसको पकड़ के, अल्लाह का शुक्र है कि जितने मुतासरीन हैं उनको हमने इसकी ये सोना भी और कैश भी और इसकी गाड़ियाँ और इसकी जो वैल्यूएबल्स चीज़ें हैं वो सारी हम रिकवर कर चुके हैं। नाज़रीन, आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि जब भी कोई बड़ा स्कैम या फ्रॉड सामने आता है तो मुकदमे के मुद्दई अक्सर रकम का अंदराज ज़्यादा करवा देते हैं, या फिर वो लोग भी मुद्दई बन जाते हैं जिनका इस फ्रॉड से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। पुलिस ने इस केस में 20 FIR दर्ज की हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहले मार्केट के ताजर कुछ और बयानात देते थे और फ्रॉड की मालियत भी मुख्तलिफ बताते थे। उस वक्त उन्होंने कितनी रकम का जिक्र किया था और किस तरह इस फ्रॉड को बयान किया था, ये याद दहानी के तौर पर हम आपको सुनवाते हैं। 30 साल से उसने अपना इतना व्यापार बनाया हुआ, हम ये आज से पहले ये नहीं कह सकते कि वो फ्रॉडिया, लेकिन जो उसने हरकत की ना उसके बाद हमारे पास अल्फाज कम है उसको बुरा भला कहने के लिए। बड़े छोटे छोटे वेंडर भी हैं जिन बेचारों की जमा पूंजियां 100 ग्राम मीन्स के मतलब 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और जाने से 2 दिन पहले वो हर बंदे से हाथ उधार पैसे और सोना भी लेके गया करोड़ों रुपए की शक्ल में, दीवार को भी अपना भेद नहीं दिया। ये तो एक ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में ये खबर चल चुकी है कि भी यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ इस मार्केट के अंदर। वहाँ से हमें फोन आ रहे हैं, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है कि जनाब आपके साथ तो नहीं कोई नुकसान होगी। सत्तर 80 फैमिली डिस्टर्ब हो गई और आला काम आराम से बैठे हैं। वो फ्रॉड तो कर गया, लेकिन 70-80 घराने जो है ना वो तबाह कर गया। 70-80 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है वो 2 तरह के हैं, एक गोल्ड वाले हैं, एक कमेटी वाले हैं। अच्छा, कमेटी के कितने पैसे हैं? कमेटी में ये मैटर था कि 2 लाख रुपए महीने से 60 लाख रुपए की कमेटी थी। ठीक है। उसके जो फैक्ट्रीज हैं वो भी तकरीबन 12 से 13 हैं, जिसकी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं इस थाने में। और मेरे वसीम अख्तर से बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, हम लोगों ने 2 उम्रें इकट्ठे किए हुए हैं। अच्छा। और वैसे भी मुल्क से बाहर कई दफ़ा गए हैं। हमारा ठीक टर्म चल रही थी, मिलते थे जुलते थे फैमिली टर्म से। उस दिन इसने मेरे से सोना लिया है कोई 55 तोले तकरीबन, कि मैंने कस्टमर को दिखाना है, और अपनी दुकान पे ले गया। उसके घंटे सवा घंटे बाद मैंने मालूमात की तो वो दुकान बंद थी। उसको फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा मेरी भाभी कराची फौत हो गई है
मुझे जहाज़ की टिकटें नहीं मिल रही तो मैं बाई रोड ही जा रहा हूँ। तो 3 दिन मुझे आने जाने में लगेंगे, 3 दिन बाद मैं आपका सामान आपको रिटर्न कर दूँगा। हम 3 दिन सब्र से बैठे रहे। 3 दिन बाद जब हमने उनको फ़ोन किया, पहले दूसरे दिन किया तो उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आया। हमने कहा जनाजे में मसरूफ़ है शायद इसलिए कि अफसोस कर लें। फिर हमने कहा जब ये आएगा तो जब बात कर लेंगे। और जिस दिन इसने लिख के दिया हुआ था कि हम आएंगे यहाँ पर अपनी दुकान पे परफॉर्मर लगाया हुआ था, तो ये नहीं आया। पता किया फ़ोन बंद था। घर पे गया मैं इसके, तो घर पे कोई दूसरी पार्टी बैठी थी, वो कह रही थी ये 4 दिन पहले हमें फ़रोख्त कर गया हुआ है। वापस आए यहाँ आके हमने मालिक को बुलाया, दुकान का मालिक जो था उसके साथ मिलके हमने दुकान खुलवाई। सदर साहब थे, सेक्रेटरी थे, ये सीनियर नायब सदर थे, सब मौजूद थे। दुकान खोल के देखा दुकान तो बिल्कुल खाली थी, डब्बे सारे खाली थे, माल गायब था। फिर हमने अपने कैमरों में सर्च किया तो वो जिस दिन यहाँ से गया है उस दिन वो थैले भर के लेकर गया और वो सोना गया है। यकीनन उसमें बदनीयती शामिल होती है, वो जिस तरह से थैलों में लेके जा रहे हैं, चला गया यहाँ से माल, यहाँ से लेके चला गया। नाज़रीन, मुलजिम के गिरफ्तार होने से पहले ये कहा जाता रहा कि फ्रॉड की रकम अरबों रुपए तक पहुंच गई है। ये बयानात आपने अभी सुने, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मार्केट के अहदेदारों ने सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ बयान की। उन्होंने बताया कि असल फ्रॉड की रकम पहले बताई गई मालियत से कम है और इतनी ही रकम को तस्लीम भी किया गया। अब जानते हैं कि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्केट के अहदेदारों ने इस हवाले से क्या कहा। सारी तफसील से आपको आगाह करनी है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सारी इन्वेस्टिगेशन का, ये साइबर स्पेशलिस्ट जब हम उनके पास हुए उन्होंने हमें एज अ ब्रदर सुना और हमारे ताजिरों के दर्द को महसूस किया और अपनी जो कॉम्पिटेंट टीम थी उसको ये काम किया। अब इसमें 21 जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट की। इनिशियली हमें पता चला जैसे कि लोग वैसे अंदाज से बताते हैं कि 1 या 10 लोगों को आपको नहीं बता देंगे, तो फर्स्ट हमें ये आइडिया था कि शायद कि 20 kg का स्कैम है। लेकिन आफ्टर दैट जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमें ये पता चला कि तकरीबन 8 किलो के करीब का स्कैम था। अमाउंट अप्रॉक्सिमेटली 30 करोड़ के करीब थी। एंड देन अब टेक्निकली तो उन्होंने बता दिया कैसे उसे अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हमने जो ये टीम के साथ चेक किया रात को, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन लाहौर पुलिस है उन्होंने हमें तकरीबन इस पर जो रिकवरी की वो तकरीबन 50% से अबाव की है, जो ह्यूज अमाउंट बनती है एज रिकॉर्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब शाह रज़ा साहब का, SP SSP नवीस साहब का, एंड देन SP जो है हमारे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कमर बाज साहब है DSP, जाज जिदो साहब है DSP और हमारे पास उनकी टीम का। उन्होंने बहुत अच्छा बहुत एफिशिएंट वर्क किया और दिन रात एक करके हमें ये जो हमारे कागज जुट गए थे उनकी दादर की और मैक्सिमम जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो पुलिस टीम है, मैं और मेरी पूरी मार्केट की तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूजर्स एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी पूरे पाकिस्तान का ताहिर भट्टी मेरा नाम है, मैं पूरे पाकिस्तान की यूजर एसोसिएशन की तरफ से मैं एक तो फख्र महसूस करता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिस तरह इन्होंने अपनी अनथक मेहनत से ये अपने कंक्लूजन पर पहुँचे। जो हमारे जो मुतासरीन थे उनकी सुनवाई हुई और वो आज फख्र से इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी की जनाब पुलिस ने बहुत फेयर हो और अपना काम समझते हुए जो इनके मतलब के लॉस भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको उन्होंने पूरे कार्ड लाते हुए ये जो काम किया है, अब हम इनको ताज़ी तहसील पेश करते हैं और हमारी लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस का एक बहुत बड़ा ताज है ये, जो इन्होंने आज परफॉर्म करके और उसका कंक्लूजन निकाल के हमें दिया। मैं इसके साथ साथ आप हमारी जो चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उनकी तरफ से भी उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त जो पंजाब में उन्होंने इस वक्त जो पीस के ऊपर जो उन्होंने अपने कार्रवाई की हुई है और जो हमारी पुलिस है उसके ऊपर काम कर रही है, हम उनको भी खाली तहसील पेश करते हैं। ये हमारे ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा इनाम होता है कि जो हमारी मुतल्लिका पुलिस है इन्वेस्टिगेशन खास तौर पे, जिसमें जनाब हमारे जो DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, SP साहब हैं, DSP साहब हैं,
ये सब टीम इस वक्त हमारे यहाँ बैठी हुई है और इन्हीं की कारकर्दगी से ये जो परफॉर्मेंस जो आया सामने रिजल्ट आया इनकी कारकर्दगी से आया और ये मैं समझता हूँ ये 50-60% नहीं है, ये 100% हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत लोग मायूस हो चुके हुए थे मगर बड़ी इन्होंने अपने टेक्निकली प्रॉब्लम को सामने रखते हुए जो एडवांसमेंट आजकल आई हुई है उसको सामने देखते हुए जो इन्होंने परफॉर्म किया है, हम एक बार फिर पूरी मार्केट की तरफ से पूरे पाकिस्तान की जूनियर एसोसिएशन की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, कभी फ्रॉड की रकम ज्यादा बताई गई और कभी कम, लेकिन असल हकीकत पुलिस की तफ्तीश से सामने आई। पुलिस ने न सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया बल्कि करोड़ों रुपए की रिकवरी और सोना भी बरामद कर लिया। अब जानते हैं कि इस तफ्तीश के बारे में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं उनकी गुफ्तगू। साहब ये बताइएगा कि आप कहते थे कि इसने बैरून मुल्क वो नहीं गया, मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री है या कोई आपने बड़ा दावा किया था, तो वही सच साबित हुआ, इस्लामाबाद से आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये बताएं कि इतना बड़ा स्कैम करने के बाद लाहौर का घर भेज के वो इस्लामाबाद में जाके रह रहा है, क्या हुआ? मुलजिम को कोई रिकॉर्ड याफ्ता नहीं था या इसलिए उसको पता नहीं था, पहली मरतबा उसने ये स्कैम किया? इस तरह ही है। जब मैंने उससे ये चीज़ पूछी है तो वो एक तो होता है ना कि मकाफाती अमल होता है, वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और वो कहते हैं कि 100 दिन चोर के और 1 दिन साथ का, तो ये 100 दिन वाली गेम खेल रहा था। ये साबका क्रिमिनल नहीं था, कारोबारी आदमी था, जेंटलमैन आदमी, मगर इसमें आके उसने जब मैंने इंटरोगेट की तो उसके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं निकली कि उसने कहीं बाहर जाने का कोई प्लान बनाया हो, कोई वीज़ा लगाया हो या किसी कहीं अप्लाई किया हो। वो अपने डिप्रेशन में, बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो डिप्रेस हो के तो उसने ये स्कैम किया और यहाँ से जाके इस्लामाबाद जाके डम हो गया। ठीक है। और वो अगर वो क्रिमिनल होता तो वो जो मोबाइल इसके यूज़ वाले थे वो कहीं वो डिस्पोज ऑफ करता, वही मोबाइल उसने जाके मोबाइल शॉप पर बेचे। दूसरा वो उसी से फिर हमें क्लू मिला और हमने अगले मोबाइलों की IMEI नंबर मिल गई जिससे हमने इसको ट्रेस किया। ठीक है। अच्छा कमर साहब, 1 अरब रुपया रिकवर कर लिया? 1 अरब नहीं है, ये सब सोशल मीडिया की हाइप्स थी, हवाओं में शोर था जी 20 किलो सोना चला गया। ये टोटल लॉस है, ये 28 से 30 करोड़ का लॉस था। 8 किलो से ज़्यादा का सोना नहीं था जो FIR में है। ठीक है। जो बातें होती रही, यकीनन सोशल मीडिया पे तो ये चीज़ें चलती रही कि जी अरब रुपए का, अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया, कुछ कमेटी के पैसे थे, फिर उसको डिब्बे में जो उठा के वो सोना गोल्ड लेकर जाता है, उसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी सामने आ गई। तो ये चीज़ें तो होती रही। तो ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 28 से 30 करोड़ रुपया जो है वो इसने स्कैम इतने का किया था, तो कितना रिकवर हुआ? कोई इसमें पूरे पैसे मिल जाएंगे मुद्दइयों को या इसमें क्या होगा? इसमें जो हमने मैक्सिमम रिकवरी की है जो हो सकती थी, उसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच की हैं। एक इस्लामाबाद की इसकी प्रॉपर्टी है, 2 लाहौर की हैं, वो भी हमने अटैच की हैं। इसकी जो गाड़ियाँ थी वो भी हमने रिकवर करके वो भी अटैच की। जो मैक्सिमम इससे रिकवरी हो सकती थी वो रिकवरी हमने की है। ठीक है। कमर साहब, मैक्सिमम से मुराद आपकी 28 करोड़ में से कोई 20 करोड़ 25 करोड़? और ये सवा 15 करोड़ रुपए की हमारे पास रिकवरी है। 15.25 करोड़ रुपए की रिकवरी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिनके साथ स्कैम हुआ, अब वो क्या, तो तरीकाकार क्या होगा? पुलिस कैसे उनकी रिकवरी वापस करेगी? जी बिल्कुल, इसका हमने बड़ा एक ट्रांसपेरेंट डी साहब इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान रज़ा साहब ने बड़ा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हमसे अडॉप्ट करवाया है। इसमें एक बोर्ड बना है जिसको चेयर किया SP साहब इन्वेस्टिगेशन माल्टाउन शाहिद साहब ने। मैं था, DSP साहब ताना आजाद ढिल्लू साहब थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, इचरा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर, और साथ हमने जो
सराफा एसोसिएशन है, इनके जो अहदेदार थे उनको हमने साथ बैठाया ऑन बोर्ड लिया आपने? ऑन बोर्ड लिया, वो हमारे साथ उसमें बैठे हैं। ठीक है। मुलजम भी यहीं पे मौजूद था। एक मुद्दई आया, सारी डिस्कस सारी टॉक करने के बाद वो जिसका प्लस माइनस करके और फिर रेट्स हमने वो ज्वेलर एसोसिएशन ने वो रेट डिसाइड किए। जिस वक्त किसी ने जो सोना इसको दिया था ना, उस टाइम का रेट उन्होंने निकाला और ज्वेलर एसोसिएशन ने सारी जमा तफरीक करके हमें दी और उसके मुताबिक हमने सारी रिकवरीज की परसेंटेज तैयार की। ठीक है। अच्छा कमर साहब ये बताइएगा कि जिन लोगों ने पहले कहा, मैंने भी उस प्रोग्राम में वो चलाए इंटरव्यूज़, लोगों के जो अहदेदार थे उन्होंने कहा जी 1 करोड़ रुपया कम से कम चला गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो यहाँ पे बैठे हुए अहदेदार उनके जो थे उन्होंने कहा जी कि जो पुलिस ने रिकवर किया वो इस तरह ही है। तो क्या आपको लगता है कि जब कोई मुद्दई मुकदमा FIR दर्ज करवाने जाता है वो झूठ को बुनियाद बनाता है, फिर पुलिस तफ्तीश करती है, और किस तरह से आपने तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तफ्तीश की कि क्या सिर्फ मुलजिम की बात मान ली कि मैंने 28-30 करोड़ का ही रकम किया? नहीं, हम मुलजिम की बात तक नहीं रहे। देखिए मुलजिम भी ज्वेलर है और जो मुतासिर है वो भी ज्वेलर है, जो उनकी एसोसिएशन है वो भी ज्वेलर है, इसलिए इसमें रत्ती माशे का फ़र्क हम तो नहीं डाल सकते। ठीक है, इट्स नो वे। इसमें उन्होंने अपने कैलकुलेटर रख के रत्ती माशे ग्राम कैरेट हर चीज़ के हिसाब किताब निकाल के उन्होंने हर चीज़ लिखी हुई है, जिस पे पूरी कमेटी के सिग्नेचर हुए हैं और उसके मुताबिक हर चीज़ लिखी पड़ी है। ठीक होगा। कंवर साहब, आप सोशल मीडिया पे आप भी बड़े एक्टिव रहते हैं और लाहौर शहर है और लाहौर शहर में इतने सादा लोग ताजर हैं, ज्वेलर हैं कि करोड़ों का कह के चले, अरबों का कह के करोड़ों का तो कम से कम निकला। क्या कर रहे हैं कि स्कैम हो गया उनके साथ? क्या वजह लगती है आपको? इत्मीनान था कि ये बंदा 30-35 साल से उनके साथ बिजनेस कर रहा था, खुशी गमी में शरीक, दे वर लाइक फैमिलीज, उम्रे इकट्ठे करने, हज वगैरह पे अगर गए हैं तो इकट्ठे गए हैं। तो 30-35 साल का एक बंदे पे इतबार था, लेन देन था। ये ज्वेलर एसोसिएशन ऐसी है कि यहाँ पे ज़ुबान का इतबार चलता है, ज़ुबान पे किलो 2-4 किलो ये सोने का आपस में बिजनेस करते हैं और उस बंदे ने अपना इतबार बनाया हुआ था, इसी वजह से लोग उससे धोखा खा। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि और सेकेंडली आपने बात की सोशल मीडिया की। मैं सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हूँ। मैं इससे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सब झूठ है। इसमें हम बैठ के बातें करते हैं कि जी सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज़ है ना वो बहुत कम है, वो 25% है। 75% सब गंद है जो आपके सामने है। और मैं कोई सोशल मीडिया टिकटॉकर या एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मैं हॉर्स राइडर हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, वो पोइट्री लवर हूँ। अच्छी पोइट्री हो जाए, अपनी हॉर्स राइडिंग की वीडियोस हो जाए, मैं उस पर लगा के तो अपनी एल्बम बनाता हूँ। पहले एल्बम होती थी पेपर की, अब ये मिडी की एल्बम में जब अकेला तन्हाई में बैठा होता हूँ तो अपनी वीडियोस देख के उसकी यादें ताज़ा कर लेता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉलोअर कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। सिर्फ मैं अपनी अब्यूज़मेंट के लिए अपनी एल्बम बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने अच्छा किया कि अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी हमारे देखने वालों के लिए आपने वाज़िया कर दिया। अब वापस इसी मुलजिम की तरफ आते हैं। तो कंवर साहब, ये जो मुलजिम जब गिरफ्तार हुआ तो आप इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर आपने की, आपकी सुपरविजन में हुई, तो नदामत थी, कोई मांगता है? हाँ, क्या हुआ? उसको भी अंदर का इंसान जगाया आपने? वो जगाया, रोया भी है, माफ़िया भी मांगता रहा। बिल्कुल उसको नदामत थी, मगर अब वो कर चुका हुआ तो उसकी वो सज़ा तो भुगतेगा, जो कानून के मुताबिक सज़ा है, जो उसने किया वो तो भुगतेगा। कानून की तो आपने वो सज़ा उसको ज़ाहिर है डेफिनेटली दिलवानी है। तो आप एक अंदर से भी तो इंसान को जगाते हैं ना कि मैंने उसको स्टडी किया है, अंदर से अच्छा इंसान है। बिजनेस में लॉस हो गया, वो कुछ लॉसेस में चला गया, तो उसके बाद से वो इतना डिप्रेस हुआ कि वो उसने ये क्रिमिनल एक्टिविटी कर। तो आपको क्या लगता है कि जो अच्छा इंसान हो वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करे तो कोई कानून तो नहीं उसके साथ? नहीं, इसमें कानून ने तो वो उसका फेल या तर्के फेल देखना है कि उसका जो फेल या तर्के फेल जिस सेक्शन में आता है उसके मुताबिक उसने प्रोसीड होना है। इससे किसी अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक नहीं। नाजरीन, आपने देखा कि ज्वेलर्स मार्केट में दर्ज करवाई गई FIRs में
पहले रकम ज़्यादा बताई गई, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद वही रकम कम हो गई। इस तजाद पर पर्दा उठाने के लिए हमने बात की एक मुकदमे के मुद्दई और मुलजिम के साथी दुकानदार से। आइए सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं उसी मार्केट की जहां पे मुलजिम अपनी दुकानदारी करता था और जहां पे ये उसने इतना बड़ा स्कैम किया और मुकदमे के मुद्दई थे। उस वक्त पहले भी हमने इनके साथ गुफ्तगू की थी अपने प्रोग्राम में, जब मुलजिम ये तमाम वारदात करके फ़रार हुआ था। अहमद सिद्दीकी साहब हैं, इनका तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद की सोना था जो मुलजिम लेकर फ़रार हो गया था। सिद्दीकी साहब, एक तो आपको मुबारक हो, आपका वो जो शुक्रिया आपका, वो जो मुलजिम है गिरफ़्तार कर लिया। तो उस वक्त आपने बताया था तकरीबन 2 करोड़ समथिंग की आपकी रकम, 50 तोले था सोना और 2.25 करोड़ पे उस वक्त के रेट से बनाए थे पैसे, जो आज तकरीबन कोई 2.5 करोड़ से भी ऊपर बनते हैं। 2.5 करोड़ से भी ऊपर बनता है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप भी वहाँ पे थे और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कहा जी कि ये अरबों का स्कैम नहीं हुआ, करोड़ों का हुआ है। तकरीबन 28 से 30 करोड़ रुपया बताया जाता है। तो बात तो उलट हो गई, क्या हुआ? वो ऐसे है कि जब ये स्कैम हुआ तो उसके जब काम ये चल रहा था तो कई फेक लोग भी आ गए बीच में, जिन्होंने आगे लोगों का देना था, उन्होंने यहाँ पे वसीम पे क्लेम डाल दिया और ये शो किया जी कि हमारे भी यहाँ पैसे मर गए हुए हैं, तो हमें वसीम से मिलेंगे तो हम आगे देंगे। और जितनी देर ये काम होता रहा, पर्चे वगैरह हुए, सब हुए, उसमें से हमने फिर वो सॉर्ट आउट कर लिए। जो फेक लोग थे उनको निकाल दिया। निकालने के बाद तकरीबन हमने जो क्लेम किया वो पुलिस को हमने इतला कर दी थी, वो तकरीबन 8 किलो की थी। ठीक है, ये हमारा क्लेम था। ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि पुलिस ने बड़ा काम किया, ताजर बरादरी खुश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह का करम हुआ, सेकेंडली मीडिया ने बड़ी हमारी हेल्प की। शुरू से आखिर तक जो है ना, मीडिया हमारे साथ खड़ा रहा और हमें बैकअप देता रहा। फिर पुलिस ने बहुत एफर्ट की है, जिसमें डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचरा और इंस्पेक्टर साहब जो हैं हमाद भट्ट साहब और उनकी टीम में बिलाल साहब हैं और एक और हैं इखलाक साहब। ये जो कुछ लोग इन्होंने जो काम किया ना, और ये डीआईजी ज़िशान रज़ा साहब के साथ अटैच थे, लम्हा बे लम्हा उन्हें खबर देते रहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम करके उसको पकड़ा है। ठीक है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि मुलजिम से मुलाकात हुई, आपकी तो दोस्ती भी थी, सुना है आपके साथ बड़ा आना जाना भी था, आपके साथ मिलना जुलना भी था, क्या कहता है, क्या किया? एतमाद का रिश्ता होता है। बस वो शर्मिंदा है, माफ़िया मांग रहा है कि मेरे से गलती हो गई है और मैं काफ़ी नुकसान यहाँ कर बैठा हुआ था, यानी लोगों के लेन देन में मैं फंसा हुआ था, नुकसान हो गया था और मैं शर्मिंदगी की वजह से यहाँ से भाग गया। अगर वो हमसे बात करता, यूनियन से बात करता, तो इंशाल्लाह हम उसका अच्छा सॉर्ट आउट करते और वो यहाँ कारोबार भी करता और कोई परेशानी नहीं होती, मगर उसने ये वाला रास्ता चुना जो उसको बर्बाद कर गया। ठीक है। तो मार्केट के लोग अब उसकी माफ़ी तलाफ़ी को किस नज़र से देखते हैं? मुद्दई मुकदमा क्या देखते हैं? हमने बस यही सोचा हुआ है जी कि ये रिकवरी हो जाती है, मुकम्मल ही होती है, उसके बाद आपस में हम मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करवा दें और उसको निकलवा दें। उसके छोटे बच्चे हैं, एक बेटी तो वैसे ही 10 साल की है और एक बेटा है, एक और बेटी है, वो मलेशिया में है। तो ये भाई अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करे किसी अच्छे तरीके से और अच्छा काम करे। ठीक है। सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि जो कारोबारी लोग होते हैं, इनका एक ज़ुबान ही चलती है। आप यहाँ मार्केट में बैठे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का सोना एक ज़ुबान पे, एक पर्ची पे जो है वो एक दूसरे के पास मुंतकिल होता रहता है। तो इस स्कैम के बाद जिस पे आपने इतना भरोसा किया और इतना काबिल एतमाद आदमी का आपका अहदेदार भी रहा मार्केट का, तो कोई लोग खौफज़दा तो हो गए होंगे, कोई तरीक़ाकार में तब्दीली आएगी? बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं जी, और ज़बान पे होता था काम। अब ज़बान वाले काम जो है ना वो कम हो गए, कुछ लोगों के साथ है अभी भी, और बाकी सब का काम जो है ना वो लिख लिखा के साथ है या करते ही नहीं, लेन देन ही नहीं होता कि नहीं जी। ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ जो इस तमाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस सारे मामले के दौरान जो सामने आई है, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, कारोबारी भाइयों से, अपनी ताजर बरादरी से?
मैं बस यही कहूँगा जी कि एतबार किसी पे ना करें, अपने आप को मजबूत रख के काम करें, क्योंकि हर आदमी यहाँ चूना लगाने के लिए बैठा हुआ है। भाईजान हमारा मुलजिम पकड़ा गया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जिस इत्मीनान से वो गया था उसी इत्मीनान से हमने उसको पकड़ भी लिया और आइंदा हम किसी पे इत्मीनान नहीं करेंगे। तो ये सबके लिए नसीहत है, आगे से हम बहुत एहतियात करेंगे। बहुत मुश्किल, हाँ 30 साल का तलक था, भाईचारा था, उम्रें भी इकट्ठे करते थे, नमाज़ें भी इकट्ठे पढ़ते थे, पर धोखा दे गया और अल्लाह ने जल्दी ही उसको पकड़ा हुआ थी। हमें तो यही अंदाज़ा था कि ये मुल्क से बाहर चला गया, पर अल्लाह का शुक्र है कि वो मुल्क में ही था। ये तो सबके लिए एक सबक है कि भाईजान जिधर रहना है, जिधर खाना है, जिधर बैठना है, जिधर कारोबार करना है, कम से कम उस जगह को बंदे को सेव अपने आप को रखना चाहिए, ना कि उधर कोई ऐसे हालात पैदा करके जाए कि दूसरों के लिए मुश्किलात पेश हों। देखें, आपने अपनी आँखों से देखा है कि इतने बंदों का वो सोना उसने लिया, अब रिकवर भी हुआ, उसमें क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ बदनामी है। इसलिए ये बात तो ये है कि सब लोगों को चाहिए कि अच्छे तरीके से ईमानदारी से अपने जो मामलात हैं वो तय करें, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें। ऐसे शॉर्टकट नहीं मारने चाहिए जिससे ज़िंदगी तबाह हो। अपनी फैमिलीज़ को भी इसने बदनाम किया, मार्केट को भी बदनाम किया और सारी कम्युनिटी को, सबको इसने हर चीज़ को बदनाम किया। इसका ये ज़िम्मेदार है, मगर अल्लाह ताला से हिदायत नसीब फरमाए। मेरी तो जितनी ज़िंदगी है, मैंने इससे फास्टर सिस्टम जो सा है ना, वो नहीं अभी तक देखा कि इतनी जल्दी जो सा है वो चोर एक पकड़ा गया। इससे पहले भी हमारी मार्केट में 1-2 वक़ूअ-जात हुए जिसका मैं भी मुद्दई हूँ, मगर वो उसकी सुनवाई नहीं थी हुई। ये मरियम नवाज़ की मेहरबानी है कि इन्होंने ऐसे हकूक़ पुलिस वाले को दिए हैं कि वो अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल किया उन्होंने और उस चोर को बहुत जल्द पकड़ लिया। मैं एक अपनी मार्केट की तरफ से एज़ ए फाइनेंशियल सेक्रेटरी और मैं आप के तवस्सुल से सब जो से इस मार्केट में आने वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए ये स्पेशल एक पैगाम है कि आप इस मार्केट में आएँ, इस मार्केट में आप कारोबार करें। इधर एक मुनज़्ज़म यूनियन है जिसका आपको किसी भी चीज़ का कोई कंप्लेन होगी वो उसका क्लेम करेंगे आपके साथ, ठीक है। आप इस मार्केट के कॉन्फिडेंस को बहाल करें। अपने अपने जहन में जो सवालात थे वो आपके सामने हुकूमत की तरफ से, हमारी यूनियन की तरफ से उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, उन्होंने पुलिस वालों का साथ भी दिया, उसके घर तक गए। इसके अंदर आपने देखा होगा कि दुकानदार के अलावा कस्टमर्स भी शामिल थे जिनकी रिकवरी हुई है। तो मेरा तो एज ए मार्केट मेंबर्स मेरा मैसेज है कि आप लोग एतमाद में रहें और इस मार्केट में की रौनकें दोबारा बहाल करें। शेख वसीम अखरद यहाँ पर एक दुकानदार थे जिन्होंने ये मार्केट में एक सोने का लेन देन और कमेटी के बारे में एक फ्रॉड किया, तो अब वो पकड़े गए। ये पुलिस की बड़ी अच्छा इक़दाम है और जल्दी उसको पकड़ लिया और इसकी रिकवरी अब वो नहीं बाकी है। तो अल्लाह करे, हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से रिकवर करें और जिसका नुकसान है उसको वापस उसको दिया जाए। नाज़रीन, पुलिस और ताजरों की तफ्तीश के तमाम पहलू हमने आपके सामने रख दिए, लेकिन इस मामले का एक अहम जाविया कानूनदानों का भी है जो अक्सर ये कहते हैं कि पुलिस कभी भी मुकम्मल रिकवरी नहीं कर पाती। सवाल ये है कि क्या वाकई ही पुलिस के लिए मुकम्मल रिकवरी करना मुश्किल है या फिर असल रिकवरी को हासिल करके कम जाहिर किया जाता है। इस बारे में माहिर कानून की राय जानना ज़रूरी है। आइए सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। साहिबा साहबा, ये बताइएगा, जो पुलिस रिकवरी करती है और इस केस में जब हमने देखा कि पुलिस तो ये कहती है कि हमने 50% रिकवरी कर ली है, तो 50% रिकवरी काफ़ी होती है। जिस लोगों का करोड़ों रुपया, लाखों रुपया चला जाए, तो पुलिस तो एक ये दावा करती है। और कभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने क्या कानून के मुताबिक इनकी ज़िम्मेदारी है 100% रिकवरी करना या 50% रिकवरी करना। और 406 की दफ़ात के तहत जो ये मुलजिम है
बकौल पुलिस के कि ये अरबों रुपए का नहीं करोड़ों रुपए का मामला था। 28 से 30 करोड़ रुपए का ये सोना लेकर फरार हुआ था अपने साथी दुकानदारों का। तो आप इस पे बताइएगा कि रिकवरी 100% करना किस की जिम्मेदारी है और रिकवरी होने के बाद सज़ा किस तरह से इसको दिलवाई जाएगी, और जितना बड़ा इसने किया लोगों के एतमाद को ठेस पहुँचाई, लोगों का जो है वो करोड़ों रुपया लेकर वो फरार हुआ और पकड़ा भी गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो इंसिडेंट एक हुआ था कुछ अर्सा पहले दिसंबर 2025 में, तो अब देखें कि जैसे आपने कहा कि 50% जो है वो उनकी रिकवरी हो गई है। ये बहुत सारे मैटर्स हम लोग कोर्ट में भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि 50% पे समटाइम तो 50% भी नहीं होता, 20 और 30 होता है। और वो हम लोग एक पुलिस ऑफिसर आ गया, उसका सीनियर आ गया, कोर्ट्स में तो जजेस कॉल कर देते हैं। देखिए जब हमारा लॉ एक जो पुलिस ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, फिर हमारा जो लॉ है पीपीसी का क्रिमिनल लॉ है, वो उस तरीके से उनको पनिश करता ही नहीं है। हमारा लॉ ही रिलक्टेंट है तो वो उनको कौन ही कॉल करेगा। वो जब एक 406 की पीपीसी की उस पर लग गई है दफ़ा, तो वो तो कोई उसको पनिशमेंट ही इतनी नहीं होनी, वो तो उसने आराम से उस से निकल जाएगा। एक्चुअली में अब बैक ऑफ द कैमरा बड़ी स्टोरीज होती हैं, हमने तो नहीं देखा कि 50% हुई है या 100% हुई है। 100% तो इन्वेस्टिगेशन में कभी किसी को रिकवर नहीं करते, नहीं है रिकवर ही नहीं करते ना, रिकवरी होती नहीं, अपने बड़े अखराजात होते हैं, अपने अखराजात होते हैं। बैक ऑफ द कैमरा मैंने आपको कहा ना कि जो पीछे चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनमें ये हमारा जो है पुलिस स्टेशंस के जो इश्यूज़ हैं कि ये यहाँ पर रेड डालने के लिए गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हमारे कूलर में बर्फ़ डालने के लिए भी पैसे नहीं हैं, हमें पेपर प्रिंट करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, हमारे पास पेंसिल के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं सारी कि उन्होंने जो है वो जो भी विक्टिम है स्पेशली, तो वो पहले तो उनका जो फ्रॉड हो गया। आप देखें कि हम इंसान दुनिया में पहले तो ट्रस्ट करेंगे किस पे। एक मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, मैं कह रही हूँ कि कोई 3-4 डिकेड से बैठे हुए हैं, जो इतना सामान उनके पास ट्रस्ट पे ना, देखिए ना उसने कोई डकैती की, ना उसने कोई थेफ्ट किया, ना उसने कोई झूठ बोला, उसने आराम से प्यार से और इस तरीके की जो वारदात है, आप इसके बारे में देखें, हमारे एतमाद ऐसी चीज़ है कि आपने ट्रस्ट उनका विन करके तो उसने ये वारदात डाल दी। अब अगर पुलिस रिकवरी कर रही है तो पुलिस लेके जाए, तो जुडिशरी जो है वो स्ट्रिक्ट कॉल करे, इनको इन्वॉल्व करवाए, तो एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस जाए और FIA में मेरा ख्याल है ये जाना चाहिए मैटर, ताकि FIA या अपर डिपार्टमेंट्स इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो देन ही जो है मे बी 100% रिकवरी हो जाए। उसी के पास होगा जब वो लेके गया है, और वो इस बात पे रिफ्यूज़ भी नहीं कर रहा ना, उसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि मैं नहीं लेके गया या मुझे इन्होंने नहीं दिया। नहीं वो माना है, रिकवर हुआ है, वो 100% मान रहा है। अगर वो 50% मान रहा है तो डेफिनेटली अगर 10 लोगों की FIR ठीक है तो फिर 20 और मल्टीपल FIR भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस की असल मकसद तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का है, वो कि इन्वेस्टिगेशन पर बहुत सारे अदालतों में ऐसे केसेस जाते हैं जो प्रोसिक्यूशन जो है वो बड़ी मुश्किल से उसमें किसी मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने में कामयाब होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो इंसाफ का बड़ा बोलबाला कर दिया। आप अदालतों में देखती हैं, अदालतों में ऐसे केसेस को आप लेकर जाती हैं, तो आप बताइएगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को भी कोई बेहतरी लाने की ज़रूरत है? जिस तरह से CCD का विंग है या जिस तरह से ऑपरेशन विंग है, तो इन्वेस्टिगेशन पे भी फोकस होना चाहिए हुकूमत का। जी डेफिनेटली ऐसे है कि इन्वेस्टिगेशन अगर फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को नॉमिनेटेड पर्सन होता है, वही कोर्ट में आएगा, वो ASI है या SHO है, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक अपर ऑफिसर भी होना चाहिए। 2 या 3 एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ होती जाएंगी। इतना इजी नहीं होगा कि आप करप्शन कर लें। अगर एक ही बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक ने ही रिपोर्ट बनानी है, एक ने ही सिग्नेचर करने हैं, एक ने ही रिकवरी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करवानी है, तो वो फिर चीज़ें उसमें जो होती हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं होती। एक बंदे के लिए करप्शन करनी ईजी हो जाती है। जब 3 से 4 लोग या 5 to 10 लोग इन्वॉल्व होंगे, वो सब लोग जाएंगे और सब लोग सामने लेके आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। आप ये बताइएगा कि 406 में सज़ा कितनी मुमकिन है, कोई या बेलेबल ऑफेंस है ये? जी बेलेबल ऑफेंस है और उसमें सज़ा कुछ भी नहीं होनी ना। आप देखें जिसकी इतना मिलियंस बिलियंस में जिनके स्पेशली फ्रॉड्स हो जाते हैं, ये गोल्ड का हो गया या प्रॉपर्टी का हो गया, आप देखते हैं नैब में भी इस तरह के मसले जाते हैं। अब देखें किसी का अगर 30 मिलियन लगा 3 मिलियन लगा लें, अगर किसी ने प्रॉपर्टी में भी स्पेशली या इस तरह गोल्ड में, ये लोगों ने इंटरेस्ट पे भी रखा होता है गोल्ड, इस तरह से भी इन्होंने पेमेंट्स दी हुई होती हैं। अब अगर एक मार्केट में एनी अदर एग्जांपल
अगर 30 मिलियंस का या 3 मिलियंस का हो जाता है तो करते क्या हैं कि उसको या तो साइड पे ले जाके कहेंगे ये मिल रहा है, इस पे ले लो, ये हमें लिख दो, अब शुक्र करो इतना ही मिल रहा है, बजाय इसके कि वो अब अपने पैसे स्पेशली एक्स्ट्रा मनी भी वेस्ट करेगा, पुलिस को देगा, आएगा जाएगा, चक्कर लगाएगा, और जो उसके जो सेहत के ऊपर जो उसको प्रॉब्लम्स आएंगे, अंडर स्ट्रेस जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, वो एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी उसके लिए। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी, माहिर कानून थी हमारे साथ, इन्होंने सारी तफसील बताई कि 406 जो दफ़ात हैं या इस तरह की कोई भी दफ़ात लगा के जब मुकदमा दर्ज किया जाता है तो ये मामला जब इन्वेस्टिगेशन के पास आता है तो कौन से ऐसे नकास जो हैं वो सामने आते हैं जिसमें मुलजिम सज़ा भी नहीं उसको दी जाती, सज़ा मिल नहीं पाती है। और जहाँ तक रिकवरी का मामला है कि इस केस में भी पुलिस खुद ऑन करती है कि 50% रिकवरी की जा चुकी है। पहले ये दावा था कि अरबों रुपए का सोना है, फिर 28 से 30 करोड़ रुपए की जो है वो बताई जाती है कि चोरी फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ बहुत बड़ा। लेकिन उस 30 करोड़ की रकम में से भी 50% रिकवरी जो है वो पुलिस कर पाई है। ये इन्वेस्टिगेशन का जो ज़िम्मेदारी है कि लोगों का लूटा हुआ माल, उनका सोना या उनका कैश जो था वो दिलवाना चाहिए था, लेकिन यकीनन मुलजिम ने कुछ पैसे खर्च भी किए गए होंगे, उसने कुछ घर वहाँ पे लिया, तो इसमें 30% या 20% की एक रेशो होती है, लेकिन होना तो कानून के मुताबिक मैक्सिमम चाहिए जितना भी हो सके, लेकिन इसमें 50% हुआ। इसके हवाले से कानून क्या कहता है ये हमने आपको माहिर कानून की ज़ुबानी सुना है। नाज़रीन, लाहौर इचरा जूलर मार्केट का ये केस सिर्फ एक शख्स वसीम शेख का नहीं बल्कि पूरे निजाम का आईना है। पहले कहा गया कि 1 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ, फिर गिरफ्तारी के बाद हकीकत सामने आई कि असल गबन 28 से 30 करोड़ का था। पुलिस ने 20 FIRs दर्ज की, करोड़ों रुपए की रिकवरी और सोना भी बरामद किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुकम्मल इंसाफ है? क्या हर बार यही होगा कि पहले रकम बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए, फिर कम करके तस्लीम कर ली जाए? क्या आवाम को हमेशा तजाद और अभाम में रखा जाएगा? क्या पुलिस कभी मुकम्मल रिकवरी कर पाएगी या फिर हमेशा जुज़वी कामयाबी का ढंढोरा पीटा जाएगा? ये वो सवाल हैं जो हर शहरी के जहन में है, और यही वो सवाल हैं जो इस निज़ाम को झंझोड़ते हैं। शायराना अंदाज में बस इतना कह सकते हैं कि जुर्म की धूल छुपती नहीं, वक्त की आंख सब देखती है। सच को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। गुस्सा इस बात पर है कि अवाम का एतमाद बार बार टूटता है, ताजर नुकसान उठाते हैं और कानून कमज़ोर दिखाई देता है। पैगाम ये है कि अगर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे वाकई इस्लाह चाहते हैं तो उन्हें शफाफियत, मुकम्मल रिकवरी और अवाम एतमाद को अव्वलीन तरजीह देना होगी। ये केस हमें ये हकीकत याद दिलाता है कि फ्रॉड सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एतमाद का भी होता है, और जब एतमाद टूटता है तो नुकसान अरबों का नहीं बल्कि नस्लों का होता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।